गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे बुद्धि का मापन या मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम बुद्धि के मापन का आपको इतिहास बताएंगे, तो इसके बाद मापन के बारे में बताएंगे। तो बुद्धि मापन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। तो जो बुद्धि का इतिहास है तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन समय में, पुराने ज़माने में जब आज की तरह बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं थे, उस समय भी बुद्धि परीक्षण होते थे, लेकिन उसके लिए क्या किया जाता था कि पहेलियों का सहारा लिया जाता था। आदिम काल में बुद्धि के परीक्षण के लिए पहेलियों का सहारा लिया जाता था और इन पहेलियों के माध्यम से ये देखा जाता था कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। क्योंकि ये प्रवृत्ति हमेशा हम लोगों के अंदर होती है कि हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे मित्र या हमारे संबंधी या हमारे जो परिचित हैं वो कितना बुद्धिमान है। तो इसके लिए बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता शुरू से ही अनुभव की गई, लेकिन वो पहेलियों के रूप में इसको किया जाता था। लेकिन जो बुद्धिमापन का या मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, इसका जो वास्तव में शुरुआत हुई, जो मतलब आधुनिक काल में इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। 20वीं शताब्दी में विनय ने अपने सहयोगी 20वीं शताब्दी में 1905 ईस्वी में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर के विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया और बुद्धिमापन के ऐतिहासिक विकास क्रम को आज हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। जो बुद्धि के मापन का कार्य है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया और विनय ने किया, इसके आधार पर हम बुद्धि के मापन के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। उसमें सबसे पहला है विनय पूर्व काल, प्री विनय पीरियड। दूसरा है विनय काल या विनय पीरियड। तीसरा है उत्तर विनय काल या पोस्ट विनय पीरियड। इस प्रकार 3 कालों में हम बुद्धि के मापन के इतिहास को डिवाइड कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है पूर्व विनय काल। तो पूर्व विनय काल में भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण का प्रयास किया, जिसमें से सबसे पहले वेबर जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने का प्रयास किया। वेबर, गाल्टन, केटल इत्यादि विद्वानों ने इस दिशा में प्रयास किया और इनका यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन वास्तव में बुद्धि परीक्षण का जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह फ्रांस में संपन्न हुआ, न कि ब्रिटेन और इंग्लैंड में। फ्रांस में एक समस्या आती थी, ये देखा गया कि फ्रांस में एक समस्या आती थी कि बच्चे प्राइमरी में फेल हो जाते थे। तो वहाँ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था इससे बहुत चिंतित था कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। प्राइमरी में बच्चे फेल हो जाते हैं, इनकी भारी संख्या थी फेल होने वालों की। तो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे, वहाँ का जो मतलब लोग थे, शिक्षा अधिकारी लोग, उन्होंने ये सोचा कि ये बच्चे फेल क्यों होते हैं। तो उन्होंने सोचा इसका 2 कारण हो सकता है। या तो बच्चे हार्ड वर्क नहीं करते हैं, लेबर नहीं करते हैं, और या तो वे जन्मजात बुद्धि से कमज़ोर हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के, इन चीज़ों की आवश्यकताओं को लेकर के बुद्धि परीक्षण की ज़रूरत पड़ी, जो कि फ्रांस में किया गया। इसके लिए वहाँ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसने एक आयोग का गठन किया और उस आयोग में विनय तथा साइमन को एक मेंबर के रूप में रखा। वैसे जो मेंटल टेस्ट जो शब्द है, मेंटल टेस्ट या बुद्धि परीक्षण या मानसिक योग्यता परीक्षण, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1890 में कैटल ने किया। इस शब्द का सबसे पहले 1890 में प्रयोग कैटल ने किया था। उसने अपनी प्रयोगशाला में स्मरण मतलब मेमोरी, शुद्धता प्योरिटी, डिसीजन निर्णय तथा मेंटल एक्शन या मानसिक क्रियाओं के मापन संबंधी प्रयोग करके व्यक्तिगत विभेद स्थापित करने का प्रयास किया। उसने बुद्धि के आधार पर
बच्चों में जो मानसिक योग्यता के आधार पर या बुद्धि के आधार पर बच्चों में विभेद करने का प्रयास किया कि कैसे इनको बच्चों को अलग अलग किया जा सके। क्या सभी बच्चे एक ही मेंटल एबिलिटी के हैं? तो सबसे पहले केटल ने इसमें 1890 में काम किया। इन्होंने स्मरण शक्ति मतलब मेमोरी, डिसीजन और रीजनिंग इत्यादि का सहारा लेकर के इसकी शुरुआत किया और इस प्रकार बच्चों में मेंटल डिस्क्रिमिनेशन या बौद्धिक विभेद करने का प्रयास किया कि बुद्धि में बच्चे अलग अलग हैं या एक जैसे हैं। फिर उसके बाद सन 1891 में बोल्टन, 1893 में जैस्ट्रो, 1894 में गिलबर्ट ने तथा सन 1895 में ओहन ने अपने अपने द्वारा बनाए गए परीक्षणों के द्वारा मानसिक योग्यताओं का मापन करने का प्रयास किया। बहुत सारे विद्वानों ने बोल्टन, जैस्ट्रो तथा गिलबर्ट ने भी बुद्धि परीक्षण बनाने का प्रयास किया, लेकिन इन सब में ये लोग इतने सफल नहीं हुए जितने कि बिने सफल हुए। बिने ने 1895 में स्मृति मतलब मेमोरी, ज्यामेट्रिक डिजाइन, टीचिंग मतलब पाठन तथा इंस्ट्रक्शन निर्देश तथा ग्रहणशीलता इत्यादि के भाव के आधार पर तथा नैतिक भाव के आधार पर उन्होंने एक प्रश्नों की एक विस्तृत सूची बनाई। इन्होंने प्रश्नों की एक विस्तृत सूची बनाई जिसमें कि उपरोक्त चीज़ें शामिल थी, जिसको मैंने भी बताया आपको कि उसमें स्मृति थी, ग्रहणशीलता थी, इसके अलावा उसमें इंस्ट्रक्शन थे मतलब निर्देश इनको कहते हैं, या टीचिंग भी था, और जो एथिकल जो इमोशंस हैं ये सभी चीज़ें उसमें शामिल थी। इसके आधार पर इन्होंने बहुत सारे प्रश्न बनाए और प्रश्नों को बनाने के बाद फिर इन्होंने एक शुरुआत की, इसीलिए इनके कार्य को विनय काल कहा जाता है। विनय काल में इन्होंने साइमन से मिल करके, इसीलिए विनय साइमन इसको टेस्ट भी बोलते हैं, इनके द्वारा कार्य किए गए कार्य को विनय साइमन टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कार्य किया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है जस्ट पहले कि वहाँ बहुत सारे बच्चे फ्रांस में फेल होते थे, इस वजह से उनके फेल होने की वजह से वहाँ का जो शिक्षा आयोग था वो बहुत परेशान था और उसने ये जानने का प्रयास किया कि बच्चों के अनुत्तीर्ण होने का या फेल होने का कारण क्या है। क्या बच्चे इस वजह से फेल हो रहे हैं कि वे लेबर नहीं करते, प्रयास नहीं करते हैं, या उनके जन्मजात बुद्धि में कोई दिक्कत है। इसलिए इसके लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया और आयोग का गठन करने के बाद फिर इस आयोग में विनय एवं साइमन को रखा और विनय साइमन ने 1905 ईस्वी में अभी जो मैंने आपको पूर्व बताया था कि मेमोरी इत्यादि से संबंधित प्रश्नों की एक बहुत लंबी सूची बनाई और इन सूची के आधार पर उन्होंने एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया या उन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया और उन्होंने बुद्धि का मापन करने के लिए प्रयुक्त किए जा सकने वाले विभिन्न संभाव्य विधियों पर विचार करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे उपयुक्त विधि अनेक छोटे छोटे मानसिक कार्यों का चयन करके यह देखा जाए कि विभिन्न आयु के बालक उनमें से किन किन कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मतलब जो मानसिक योग्यता से संबंधित छोटे छोटे कार्य हैं उनकी एक उन्होंने सूची बना ली और मानसिक योग्यता से संबंधित कार्यों की एक सूची बना ली और सूची के आधार पर उन्होंने ये प्रयास किया कि उसमें कौन कौन से ऐसे प्रयास हैं जो कि विभिन्न आयु के बालक उनमें से किन किन कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने वही जो मैं आपको पहले बताया था, निर्णय, ठीक है, डिसीजन, मेमोरी, स्मृति, तर्क मतलब रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तर्क गणना या अंक गणना जैसे विभिन्न मानसिक कार्यों के द्वारा इन्होंने जो है इससे संबंधित प्रश्न बनाए। उसमें से 10 प्रश्नों को इन्होंने इस आधार पर इन्होंने 10 प्रश्नों का चयन किया कि ये जो ऊपर बताए गए क्षेत्र के प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न, इनको बच्चों पर प्रशासित किया गया, मतलब बच्चों पर इम्प्लीमेंट किया गया और देखा गया कि वो उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार है या नहीं है, उनकी मानसिक योग्यता या बौद्धिक क्षमता के अनुसार वो प्रश्न है या नहीं है। और जिन प्रश्नों को बच्चों ने सफलतापूर्वक कर लिया, अधिकांश बच्चों ने सफलतापूर्वक कर लिया जिन प्रश्नों को, उसके आधार पर उन्होंने 10 प्रश्नों की
एक सूची बनाई, मतलब 10 प्रश्नों का चयन किया, एक सूची बनाई, और ये जो 10 प्रश्न थे वे सरल से कठिन की तरफ थे। उनका जो अनुक्रम था या हायरार्की थी वो सरल से जटिल की तरफ या सरल से कठिन की तरफ ये प्रश्न थे, और इनको परीक्षण में यूज किया, और उसके बाद इन दोनों लोगों का परीक्षण सफल हुआ, और इनका परीक्षण जो है बिने और साइमन परीक्षण कहा गया, और आज यह इसी नाम से जाना जाता है। बाद में बिने ने इसमें संशोधन भी किया, इसको हम बताएंगे आपको बाद में। आज इतना ही, धन्यवाद।